ओके, तब देखो अगर यहाँ पे ओके, जैसे कि ये हुआ हमारा कोई भी बर्तन, ठीक है, जैसे ये हुआ हमारा कोई भी मतलब ये हुआ कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत हीटेड है। ओके, इस हीटेड ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सराउंडिंग में रख देंगे, ओके, जैसे इसको मानते हैं क्या हुआ, आग का कोयला। ओके, ये अगर डंटा का कोयला है तो ये गर्म है, और ये बहुत गर्म है तो कभी ना कभी ठंडा होगा ना, तो ये ठंडा कैसे होगा, इसका जो हीट है वो सराउंडिंग में जाएगा, और वो सराउंडिंग में किस प्रोसेस जाएगा, रेडिएशन से जाएगा। ओके, तो इसमें क्या हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है कैसे हो रहा है, रेडिएशन के द्वारा हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है कोयला की जगह पे क्या रख दो, आइस रख दो, तो आइस रखोगे तो आइस क्या ठंडा चीज है, तो अब बाहर क्या हीट है, तो ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या कर रहा है, हीट को रेडिएट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये भी कौन सा प्रोसेस, और जो रेडिएशन होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, उसकी स्पीड कितनी होती है, लाइट की तरह होती है। ओके, और इसको ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट होगा तो वो हीट को रेडिएट करेगा, और कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा तो हीट को वो क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो रेडिएशन में क्या होता है, इन रेडिएशन there is transfer of heat without any intervening medium। ओके, इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। रेडिएशन कैन अकर in can occur in vacuum also। ओके, ये इसमें जो मीडियम होता है, मीडियम में कोई भी हीट का गेन या लॉस नहीं होता। ओके, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ मीडियम। इन अ मीडियम। ओके, इसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, स्पीड ऑफ रेडिएशन का कितना होगा, 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ रेडिएशन इज 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, हाँ, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। ओके, इट्स its speed is like light
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, जितना भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका स्पीड इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई आपसे तो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ गामा रे, रेडियो वेव, एक्स रे, यूवी रे, ये सबका स्पीड में सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, मैक्सिमम स्पीड किसका होगा, बता दो जरा। एनीवन? सबका स्पीड सेम होगा। ओके, ऑल हैव सेम स्पीड, और इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लास 12 में आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, मतलब हर बार नहीं, ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये बोर्ड में एमसीक्यू लेवल पे हमेशा आता है, और नीट में आएगा तो अलग बात है। ओके, इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी होता है गामा रे का होता है। तो गामा रे उसमें दूसरा चीज वेवलेंथ और वेवलेंथ के और एनर्जी के बीच में रिश्ता होगा उसका। ओके, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, स्पीड हमेशा सेम होता है। ओके, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ओके, स्पीड हमेशा सबका सेम होता है। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेम्डा, और सी हमारा सबका सेम है। तो यहाँ से क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी जो होता है वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ओके, ये बात तो याद रखिएगा। ये रेडिएशन होता है किस में होता है, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में? रेडिएशन occurs in solid, liquid and gas, all of these. ओके, ये तीनों में होता है, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा। ओके, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, इनवर्स पर लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि इंटेंसिटी इसका जो होगा ना, इसका डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्स हम अभी क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी जो होता है ना, वो उसका डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब इंटेंस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, कोई दिक्कत? रेडिएशन एनर्जी जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है। ओके, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और इसमें क्या होगा, यहाँ लिखिए रेडिएशन एनर्जी फॉलो a straight line which can be absorbed, reflected
and transmitted. ओके, कोई दिक्कत? तो इतनी सारी बात होगी रेडिएशन एनर्जी का। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये अब्जॉर्ब हो सकता है, फिर हमने क्या बताया आपको, ये रिफ्लेक्ट हो सकता है और ये ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए देखिए, ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये बॉक्स है हमारा। तो देखो, अगर कोई भी लाइट आएगा यहाँ पे एक लाइट आया, ठीक है। तो ये लाइट जो होता है वो क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। ओके, कुछ इसमें ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, और इसको ट्रांसमिट, इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये लाइट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। और फिर कुछ लाइट जो एब्जॉर्ब हुआ वो इसी में रह जाएगा, और कुछ लाइट जो होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा, हो सकता है। ओके, तो ये हुआ कौन सा हमारा इंसिडेंट लाइट, तो ये हुआ इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी। तो ये रेडिएशन एनर्जी भी एक तरह का जो होता है लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको हम रे डायग्राम से शो किए। तो ये हुआ इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी। ये क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्टेड रेडिएंट एनर्जी। और ये कौन सा हुआ हमारा, एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी। और ये क्या होगा हमारा, ट्रांसमिटेड रेडिएंट एनर्जी। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो हमारा इंसिडेंट एनर्जी मतलब कि टोटल एनर्जी कितना होगा हमारा, इंसिडेंट एनर्जी का मान कितना आएगा, रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस एब्जॉर्ब एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत, एनीवन? ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी, कितना हुआ, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्प्टिव और ट्रांसमिटेड। ओके, और ये क्यों इनिशियल ये हुआ हमारा टोटल एनर्जी, जितना हम इसमें हम डायरेक्ट हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्व करने की पावर कितनी होगी, वो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर को बताएगा। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, तो जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ दिमाग के ऊपर से चला जाता है, कुछ दिमाग में आता तो है लेकिन वो क्या कर जाता है, वो ट्रांसमिट कर जाता है कहीं और दुनिया में। उसी प्रकार से ये हमारा रेडिएशन एनर्जी है। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पे निकालना होगा, एब्जॉर्प्टिव पावर निकलेगा, जो एब्जॉर्ब हो रहा है कि आपका एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, आपको रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी कितनी है, जो मैंने पढ़ा है वो दिमाग के ऊपर से बिना गए दिमाग में गए ही उड़ गया, वो मतलब आपको रिफ्लेक्टिव पावर कितना है, फिर ट्रांसमिटेड पावर आपका कितना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 तरह का पावर निकलेगा। ओके, एक होगा हमारा कौन सा, एब्जॉर्प्टिव पावर, दूसरा का मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्टिव पावर,
और तीसरा क्या होगा हमारा, ट्रांसमिटेड पावर, ट्रांसमिटिव पावर। ओके, तो इसको सिर्फ एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर एंड ट्रांसमिटिव पावर के फॉर्म में इसको हम बांट सकते हैं। ओके, तो वो हमारा कितना होगा, तो देखो एब्जॉर्प्टिव पावर को हम क्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू ए का मान कितना होगा, सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ एब्जॉर्प्टिव पावर है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए हमारा क्या होगा एब्जॉर्प्टिव पावर, आर होगा हमारा रिफ्लेक्टिव पावर, और छोटा टी से रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा हमारा ट्रांसमिटिव पावर। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय टोटल एनर्जी, ये तो रेशियो होता है, वो होता है हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर। नाम है पावर, लेकिन लेकिन इसका एसआई यूनिट कितना होगा, इट हैज नो एसआई यूनिट, क्योंकि ये एक तरह का रेशियो है। ओके, ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इट हैज नो एसआई यूनिट बिकॉज it is ratio of two energy। ओके, उसी प्रकार से रिफ्लेक्टिव पावर की बात आएगी, वो हमारा कितना होगा, क्यू आर बाई क्यू, और ट्रांसमिटेड पावर कितना होगा हमारा, क्यू टी डिवाइड बाई क्यू। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़े। अब देखो, यह जो हो रहा है हमारा एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन और ट्रांसमिशन, ये किसी भी वेवलेंथ पे हो रहा है, ये इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है कि कौन सा वेवलेंथ पे होगा। ओके, तो यह जो हम एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर और ट्रांसमिटेड पावर जो हम निकाल रहे हैं, वो कौन सा वेवलेंथ पे हो रहा है, वो किसी भी वेवलेंथ पे हो रहा है। इट अकर्स at any wavelength of light, at any wavelength of light। ओके, तो यह जो टैग किसी भी वेवलेंथ पे हो रहा है, एनर्जी का यहाँ पे नाइट की जगह पे एनर्जी लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनी वेवलेंथ ऑफ एनर्जी, एनर्जी के किसी भी वेवलेंथ पे हो रहा है उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटेड पावर। लेकिन यही चीज एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, spectral reflective power and spectral transmittive power। ओके, तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, इफ this absorption transmission and reflection of heat energy occurs at a particular wavelength is called तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर स्पेक्ट्रल
रिफ्लेक्टिव पावर और तीसरा में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पेक्ट्रल ट्रांसमिटिव पावर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यही चीज अगर कोई एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे होगा तो उसको हम जो ये लिख रहे थे उसको क्या लिखेंगे? ए लेम्डा। जो हम ट्रांस दूसरा क्या था हमारा? रिफ्लेक्टिव था, तब उसको क्या लिखेंगे हम लोग? आर लेम्डा, और ट्रांसमिटिव को टी लेम्डा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? ये यहाँ पे होगा हमारा क्यू ए लेम्डा बाई क्यू लेम्डा डिवाइड बाई क्यू आर लेम्डा डिवाइड बाई क्यू लेम्डा। मतलब लेम्डा को बस आप जो है एक नीचे में जो सबस्क्रिप्ट नहीं होता उस फॉर्म में इसको लिखिएगा। ओके, क्योंकि एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे हो रहा है। क्यू टी लेम्डा इज इक्वल डिवाइड बाई क्यू लेम्डा। यही बस तीनों में अंतर है। तीनों अपने अपने जगह पे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे कंफ्यूज नहीं करना। अगर वो किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की चर्चा नहीं करेगा तब आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की जब चर्चा करेगा तब वहां पे क्या करेंगे? एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की बात करेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, यहाँ तक कोई इशू? अभी अभी हम पीछे क्या पढ़े हैं कि हमारा जो पूरा एनर्जी होता है वो कितना होता है? क्यू एब्जॉर्प्टिव, जितना एब्जॉर्ब हुआ, क्यू ट्रांसमिटिव प्लस क्यू रिफ्लेक्टिव। ओके, अब सबको हम क्यू से डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइड क्यू on both LHS and RHS अब LHS RHS में जब आपको Q से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मान कितना आएगा? कोई बता सकता है? Q डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू QA डिवाइड बाई Q, QR डिवाइड बाई Q और QT डिवाइड बाई Q। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? QA बाई Q कितना होता है? एब्जॉर्प्टिव पावर। QR बाई Q कितना होता है? रिफ्लेक्टिव पावर। Q2 बाई Q कितना होता है? तुम्हारा ट्रांसमिटिव पावर। और इसका मान कितना होगा? 1 होगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो, प्योर एब्जॉर्बर कौन सा होगा? जो अच्छा एब्जॉर्बर होने के लिए क्या चाहिए हमें? ब्लैक बॉडी। ओके, जो ब्लैक बॉडी होगा वो एब्जॉर्ब अच्छा से करेगा। ओके, तो अगर हम आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो आइडियल ब्लैक बॉडी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब अच्छा से करेगा। तो उसका ए का मान कितना होगा? 1 होगा। ओके, मैंने क्या कहा? आइडियल कंडीशन की बात, और दुनिया में आइडियल तो कोई होता ही नहीं है। ओके, तो आइडियल ब्लैक बॉडी भी नहीं होता दुनिया में, समझे? आइडियल दुनिया में कुछ होता ही नहीं है जो कि एकदम अच्छे से पूरा काम करे। लेकिन हाँ, आइडियल जैसा हो सकता है, लेकिन आइडियल कोई नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमी होता ही है। ओके, तो आइडियल ब्लैक बॉडी का एक का मान कितना होगा? 1 होगा। किसी का नहीं होता। आइडियल गैस भी नहीं होता, कोई भी गैस आइडियल नहीं होता। नो गैस इज आइडियल। ओके, इसका आर का मान कितना होगा? 0, और टी का मान कितना होगा? 0। ओके, आइडियल रिफ्लेक्टर की बात करते हैं। आइडियल रिफ्लेक्टर, तो रिफ्लेक्टर मतलब समझिए क्या? आपका शीशा, शीशा में क्या होता है? कोई भी लाइट आएगा वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आइडियल रिफ्लेक्टर का जो होगा आर का मान 1 होगा।
ए का मान 0 होगा और टी का मान 0 होगा, उसको बोलेंगे आइडियल रिफ्लेक्टर। एक होता है आइडियल ट्रांसमीटर। ओके, तो जो आइडियल ट्रांसमीटर होगा उसका क्या होगा, और आइडियल ट्रांसमीटर जो होगा उसका जो टी का मान 1 होगा और बाकी मान कितना होगा उसका 0 होगा, एब्जॉर्प्टिव पावर भी और उसका रिफ्लेक्टिव पावर भी। ओके, ये हो गया हमारा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? यही चीज अगर पावर को हमको परसेंटेज में करना होगा तो क्या लिखें, ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, क्यू ए डिवाइड बाय क्यू इंटू परसेंटेज इंटू 100%। उसी प्रकार से हमारा जो ट्रांसमिटेड होगा वो कितना होगा, क्यू टी डिवाइड बाई क्यू इंटू 100%। ओके, और उसी प्रकार से एब्जॉर्प्टिव हो गया, ट्रांसमिटेड हो गया, उसी प्रकार से आपका रिफ्लेक्टिव भी होगा, क्यू टी डिवाइड बाई क्यू इंटू 100%। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। तो देखो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होता है कि जैसे कोई भी लाइट यहाँ पे आया तो यहाँ पे आएगा तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ से आएगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो क्या करेगा, अंदर में सिर्फ रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करते जाएगा और इसके पास कुछ कार नहीं बचेगा। जैसा कि डायमंड में नहीं होता है TIR, तो उसी प्रकार से जो आइडियल ब्लैक बॉडी जो होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ TIR होगा। TIR समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, आइडियल ब्लैक बॉडी विल absorb on incident light ओके, बस इसके बारे में इतना ही जानना है और इसके बारे में जो रिसर्च अभी तक हो ही रहा है तो इसके बारे में आपको ज्यादा जानना भी नहीं है। ओके, अगर ये आइडियल ब्लैक बॉडी होगा तो इसका ए लैम्डा कितना होगा आपका 1 ए। ओके, इसका जो आर लैम्डा होगा वो कितना होगा, वो 0, और टी लैम्डा होगा वो कितना होगा उसका 0 होगा। ओके, ऐसे हम सबको पता है कि दुनिया में जब आयोडीन का हानि जब आएगा तो आयोडीन को छोटा नहीं है। ओके, तो इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, नो परफेक्ट आयोडीन ब्लैक बॉडी विल एग्जिस्ट बट हमको भी बहुत सारा चीज ऐसा ही होता कराते हैं। In this one, no adding black body will exist, but nearby black body is very adding black body and
विन आयोडीन ब्लैक बॉडी। ओके, ये जो ब्लैक बॉडी जो होता है वो आयोडीन ब्लैक बॉडी नहीं होता, लेकिन ब्लैक बॉडी का नियर बाय होता है। ओके, तो आपने क्या पूछा, किसी ने आपने ही पूछा ना कि हम जब ये होता है इसके बारे में पढ़ते क्यों हैं? तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकें। ठीक है, हमने किसी भी चीज को आइडियल मान लिया है, अब उससे हमने कंपेयर किया कि वो उसके तरह कितना अच्छा हो सकता है। ओके, तो आइडियल बट कोई भी आइडियल चीज होता है वो कंपेयर करने में काम देता है। ओके, होता कोई भी कुछ अच्छा नहीं है, परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको कहा जाएगा कि आप मेहनत लगा के ठीक से पढ़ोगे तो नीट और IIT निकाल लोगे, लेकिन आप एक्चुअल मेहनत ही लड़का जो 18 घंटा पढ़ता है वो तो नहीं हो सकता ना। 18 घंटा सुबह उठो, 6 से 9 पढ़ो, फिर 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर खाना खाओ, फिर 3 घंटा पढ़ो, तो ऐसा कोई नहीं करता। ओके, ऐसा शायद ही दुनिया में कोई करता होगा। ओके, एक आध पर्सन को छोड़ करके, वो भी नियर बाय यही आइडियल होगा, वो परफेक्ट आइडियल को नहीं होता। कोई भी पढ़ता कुछ ना कुछ इशू आता ही होगा घर पे। ओके, आइडियल कुछ होता ही नहीं दुनिया में, कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज परफेक्ट। ओके, तो इसका काम सिर्फ क्या होता है, वो कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज आती है। एक होती है, अब देखो यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ा था, तो एक एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक एब्सोल्यूट, जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा है कि एब्सोल्यूट एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, QA डिवाइड बाय Q। ये हुआ आपका क्या, एब्सोल्यूट हुआ। और एक होता है रिलेटिव एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, एक है आपका एब्सोल्यूट हुआ, एक हुआ आपका रिलेटिव। तो रिलेटिव में आपको क्या पढ़ना है, तो रिलेटिव एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है कि एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी डिवाइड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, ये हुआ आपका रिलेटिव एब्जॉर्प्टिव पावर। और जो आइडियल ब्लैक बॉडी होता है उसका रिलेटिव एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है। ओके, लेकिन आइडियल कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बस हम थ्योरी के लिए लिखेंगे, फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी रिलेटिव एब्जॉर्प्टिव पावर इज 1। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? और एक लास्ट चीज लिखो, किरचॉफ साहब ने कहा था नहीं, एब्सोल्यूट 1 नहीं होता, एब्सोल्यूट 1 नहीं होता, वो आइडियल ब्लैक बॉडी का 1 होगा। किरचॉफ ने कहता है कि ई लैम्डा बाय ए लैम्डा हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, मतलब इमिसिव स्पेक्ट्रम 9 और एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम 9, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट करके VVI कर लीजिए। ठीक है, ओके, ये हुआ हीट का किरचॉफ लॉ।
किरचॉफ लॉ और भी आएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी आएगा किरचॉफ साहब। तो किरचॉफ का नाम बहुत है। ठीक है, आज के लिए इतने रन देते हैं, और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। Any doubt in this topic?